So now we will start the buffer solution. ठीक है, buffer solution. अब मान लो आपके पास है जो हमारा ब्लड है, ह्यूमन ब्लड. ह्यूमन ब्लड क्या चीज़ है? हमारा जो खून है. अगर हम टी पीते हैं, मान लो हम लेमन टी पी रहे हैं, तो लेमन टी कैसी है? एसिडिक. या सिंपल टी पिए भी, वो भी कैसी है हमारे पास? एसिडिक. या हम कोई सॉल्ट ले रहे हैं, सॉल्ट मतलब NaCl, वाटर के साथ कंबाइन करके ये आपके आता है NaOH. मतलब अगर हम कोई एसिडिक चीज़ खाएं या हम कोई बेसिक चीज़ खाएं तो हमारा ह्यूमन ब्लड क्या हो जाना चाहिए? एसिडिक. बेसिक चीज़ खाने से हमारा ब्लड क्या हो जाना चाहिए? बेसिक. लेकिन ऐसा नहीं होता है. ठीक है, जो ब्लड है उसकी pH कांस्टेंट रहती है ऑलमोस्ट 7 के आसपास. ठीक है, मतलब इफ़ आई टेक एसिड इन माई डाइट or if I take basic substance in my diet, pH of the blood remains constant. तो ऐसे substances जिनकी pH या ऐसे solutions जिनकी pH constant रहती है, थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालने पे such substances are called as buffer solutions. तो हम क्या बोल सकते हैं buffer solution क्या चीज़ है? Buffer solution ऐसे solutions हैं whose pH does not change. उनकी pH change नहीं होती है. कब चेंज नहीं होती है? ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस. तो बफर सॉल्यूशन आर सॉल्यूशंस हुज pH डज नॉट चेंज ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस. ठीक है, मान लो मैंने कोई सॉल्यूशन लिया है. सॉल्यूशन लिया है मैंने CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट का सॉल्यूशन लिया है. इस अमोनियम एसीटेट के सॉल्यूशन में मान लो 1 ड्रॉप ऑफ HCl डाल रही हूँ. अब इस अमोनियम एसीटेट की सॉल्यूशन है मान लो 6. अमोनियम एसीटेट की 6 pH है. अगर मैं इसमें 1 ड्रॉप ऑफ HCl डालूं तब भी इसकी pH 6 रह रही है. अगर मैं इसमें 1 ड्रॉप ऑफ बेस डाल दूं NaOH तब भी इसकी pH क्या रह रही है? 6. मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिड या बेस डालने से pH में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस दीज आर कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशंस. और एग्जांपल ऑफ बफर फ्लो सॉल्यूशन इज ह्यूमन ब्लड. जो हमारा ब्लड है इट इज़ द नेचुरल बफर जो हमारी. ठीक है, अब हम बफर देखेंगे. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन. कौन कौन से 2 टाइप्स? बफर सॉल्यूशन हैविंग सिंगल सॉल्ट. और ये जो बफर सॉल्यूशन है ये किस चीज़ से बनते हैं? ये सॉल्ट से बनते हैं. जो हम इतने दिनों से सॉल्ट पढ़ रहे हैं, BA सॉल्ट्स की हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं बहुत टाइम से. तो जो भी ये सॉल्ट्स हैं, कुछ सॉल्ट्स हैं, दीज आर बिहेविंग एज बफर सॉल्यूशंस. तो दीज आर ऑफ 2 टाइप्स. बफर सॉल्यूशन हैविंग सिंगल सॉल्ट जिसमें एक ही सॉल्ट है, और बफर सॉल्यूशन विच आर हैविंग 2 सॉल्ट्स जिसमें 2 सॉल्ट्स हैं. सिंगल सॉल्ट का एग्जांपल है अमोनियम एसीटेट. अमोनियम एसीटेट कैसे बना? मेरे पास है CH3COOH एस्टिक एसिड और मेरे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ से H और OH मैंने क्या कर दिया? रिमूव. अगर इनको मैं ऐड कर दूंगी तो क्या बन जाएगा? अमोनियम एसीटेट. तो अमोनियम एसीटेट इट इज़ अ सिंगल सॉल्ट, तो इट इज़ बफर हैविंग सिंगल सॉल्ट. बफर हैविंग 2 डिफरेंट सॉल्ट्स. 2 डिफरेंट सॉल्ट्स में मेरे पास क्या चीज़ है? एक है मेरे पास एसिडिक बफर और एक है पास बेसिक बफर. ठीक है, अब मैं जब बोलूँगी मैं एसिडिक बफर. एसिडिक बफर क्या चीज़ है? इसमें 2 सब्सटेंसेस मिक्स किए गए हैं. एक है आपके पास वीक एसिड, और वीक एसिड में क्या डिसॉल्व कर दिया है? सॉल्ट ऑफ दिस एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस. कैसे समझेंगे? Acidic buffer, it is a mixture, it is a solution of weak acid. Weak acid for example CH3COOH प्लस इसी एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस. तो इसी एसिड का सॉल्ट कब बनेगा? जब यहाँ से H निकल जाएगा. तो बचा CH3COO. स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? NaCl, सॉरी NaOH. तो H और OH निकल गया टू फॉर्म वाटर. यहाँ पे क्या लग जाएगा? Na. तो दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड या सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस. इसके मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? इट इज बिहेविंग एज द एसिडिक बफर. इज इट क्लियर? दूसरा है आपके पास बेसिक बफर. बेसिक बफर क्या हो जाएगा? इट इज द सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ इसी वीक बेस का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वीक बेस का एग्जाम्पल बोलो. वीक बेस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस इसी का सॉल्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट विद
स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो क्या है आपके पास HCl, तो H और OH क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया, बचा क्या आपके पास Cl। तो दिस इट इज वीक बेस plus salt of this weak base with strong acid, it is behaving as the basic buffer. Is it clear? Now weak base and salt of this weak base with strong, it is behaving as basic buffer. So we can say that buffer solutions, these are two type, having single salt and having two different salt. अब buffer action क्या चीज़ है, मैं जब भी मैं बोल रही हूँ कि कोई भी सब्सटेंस बफर बिहेव कर रहा है, जैसे मैंने कहा था कि अमोनियम एसीटेट बफर बिहेव कर रहा है, कितना बफर बिहेव कर सकता है, ये कितना मैं इसमें HCl डाल सकती हूँ ताकि इसकी pH चेंज ना हो, ठीक है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं बफर कैपेसिटी। कि मैं इसमें 1 ml HCl डालने से pH 6 रही, 2 ml डालने से 6 रही, 3 ml डालने से 6 रही, मान लो मैंने 5 ml ऑफ HCl डाली तो इसकी pH चेंज होने लगी, तो कितनी देर तक या कितनी कैपेसिटी है इसकी बफर अपनी pH को चेंज करने की, रेजिस्ट करने की, दैट इज कॉल्ड एज बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द बफर सॉल्यूशन। क्या कैपेसिटी, टू रेजिस्ट द चेंज इन pH, कब तक ये रोक सकता है अपनी pH को चेंज होने से, दिस इज कॉल्ड एज बफर कैपेसिटी। तो आई कैन से बफर एक्शन या बफर कैपेसिटी, इट इज द बफर एक्शन इज द कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स pH ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस, इट इज कॉल्ड एज बफर एक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, दैट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या चीज़ है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, हम हमेशा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के बारे में बोलते हैं, स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। अब क्या होते हैं ये स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, ऐसे सॉल्ट्स जो ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होते वाटर में, उनको बोलते हैं स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। जैसे मैंने लिया मान लो एक ग्लास ऑफ वाटर, उसमें डाल दिया मैंने NaCl, जो घर में हम नमक लेते हैं, नमक डाल दिया मैंने इस वाटर में, मान लो मैंने वाटर लिया है, तो आप जरा सा हिलाओ तो पूरा की पूरा NaCl डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, तो ये स्प्रेंगली सॉल्युबल नहीं है, ये कैसा है, कंप्लीटली सॉल्युबल है। लेकिन अगर मैं वैसे ही ग्लास ऑफ वाटर ले लूँ और उसमें AgCl डाल दूँ, सिल्वर क्लोराइड डाल दूँ, तो सिल्वर क्लोराइड डिजॉल्व नहीं होगा, कुछ सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, धुंधला सा टर्बिड जैसा सॉल्यूशन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पूरी तरह डिजॉल्व नहीं होगा। NaCl को वाटर में डालेंगे तो आपको क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा, क्यों, बिकॉज ये कंप्लीटली डिजॉल्व हो रहा है। AgCl को आप डिजॉल्व करो लेकिन ये कंप्लीटली डिजॉल्व, तो आपका सॉल्यूशन कैसा बनेगा, टर्बिड सॉल्यूशन बनेगा। टर्बिड मतलब धुंधला सा सॉल्यूशन बना। तो ऐसे सॉल्ट्स को विच पूरी तरह डिजॉल्व नहीं होते हैं वाटर में, सच सॉल्ट्स दीज आर कॉल्ड एज स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। एग्जांपल है लेड क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। ठीक है, जैसे हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर देखा, वैसे हम इन सॉल्ट्स का क्या देखेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब ये वाटर में कितना डिजॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या ले लिया, मान लो आई एम टेकिंग AgCl, सिल्वर क्लोराइड लिया, पहले किस फॉर्म में, इट इज़ प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। जैसे मैं इसको वाटर में डिजॉल्व करती हूँ, तो वाटर में डिजॉल्व करने से किस चीज़ में डिसोशिएट हो गया, ये Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब Ag पॉजिटिव किस में आ गया, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वाटर प्रेजेंट है, ये भी क्या प्रेजेंट है, एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो जैसे मैंने AgCl को वाटर में डिजॉल्व किया, कुछ ना कुछ हिस्सा इसका डिसोशिएट हो गया टू फॉर्म सिल्वर आयन एंड क्लोराइड आयन। मान लो मैंने 1000 मॉलिक्यूल्स लिए थे, 1000 मॉलिक्यूल्स में सिर्फ 50 मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो गए, बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज़ रहे। तो ये कैसा सॉल्ट है, इट इज स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, सिल्वर पॉजिटिव प्लस क्लोराइड नेगेटिव आपस में कंबाइन करके फिर से वापस रिएक्शन हो जाएगी, तो ये कंप्लीट डिसोशिएशन नहीं होगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा बिटवीन द डिसोशिएटेड AgCl एंड अनडिसोशिएटेड, आपस में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। अब जहाँ पे भी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, हम क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव डिवाइड बाई AgCl, मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जैसे बिल्कुल सेम जैसे हम स्टार्टिंग में कर जाते थे। अब देखो जो AgCl है, AgCl से मान लो मैं बोल रही हूँ कि बहुत कम डिसोशिएट हो रहा है, मान लो मैंने 1000 मॉलिक्यूल्स लिए थे, 1000 से मान लो सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन कितनी बची, 990 बची, तो मतलब कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रही है। तो AgCl की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। कांस्टेंट को मैं इस तरफ ले जाऊं तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट गिव अस अनदर कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड एज KSP। KSP इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, एंड KSP इट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। जैसे हमने और चीज़ों का सॉल्युबिलिटी निकाली थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला था, वैसे ही स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए भी हम सेम उसी तरह निकाल सकते हैं K की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हम K की वैल्यू को क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। अब मान लो मैं कोई जनरल इक्वेशन ले रही हूँ, जनरली लिया मैंने कोई भी सॉल्ट AX
एंड बी वाई। ए एक्स एंड बी वाई कैसे डिसोशिएट हो जाएगा, एक्स नंबर ऑफ ए, जैसे मैं मान लो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया है Al2SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट किस में डिसोशिएट हो गया, 2 इंटू एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और 3 इंटू सल्फेट 2 नेगेटिव। तो KSP क्या लिख सकती हूँ मैं इसके लिए, कंसंट्रेशन ऑफ दिस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस, क्योंकि जो नीचे वाली कंसंट्रेशन थी वो यहाँ पे क्या हो गई थी, मल्टीप्लाई। तो इसी तरह से मैंने मान लो कोई जनरल लिखा ए एक्स इंटू बी वाई, तो क्या हो जाएगा एक्स मोल ऑफ ए प्लस वाई मोल्स ऑफ बी। तो इसके लिए के एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ दिस रेज टू पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ दिस रेज टू पावर वाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं ज़रूर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ वाटर से। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट हमने जो भी कंसंट्रेशंस ऑफ आयंस हैं उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो हमने क्या किया, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन, हर एक आयन की कंसंट्रेशन है जो कब मिले हमें आयन, बाय द डिसोसिएशन ऑफ द स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो जब हमने स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट को डिसोशिएट करवाया हमें क्या मिले, आयंस मिले। उन आयंस की कंसंट्रेशन का हमने क्या ले लिया है, प्रोडक्ट ले लिया है, और हर एक आयन को उसी के स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट की पावर से क्या कर दिया है, रेज कर दिया है। तो वी कैन डिफाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एज प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस विच आर प्रोड्यूस्ड, कब प्रोड्यूस हुए, बाय डिसोसिएशन ऑफ द स्प्रैंगली सॉल्युबल salts, and each concentration term is raised to power its stoichiometric coefficient. So this is defined as the solubility product of water, solubility product of sprangly soluble salt. अब आपको स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, मान लो आपके जो बुक है पेज नंबर 6/37, वहाँ पे न्यूमेरिकल दिया, आप बुक खोल सकते हैं, न्यूमेरिकल दिया है। अब मैं वो न्यूमेरिकल तो नहीं देख रही हूँ, मैं सिंपल इक्वेशन लिख रही हूँ। मान लो आपके पास इक्वेशन दी है AgCl फॉर्मिंग Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये है। ठीक है, अब आपको इक्वेशन में दिया है कि सॉलिबिलिटी ऑफ Ag, जो ये कंसंट्रेट, इसको हम लिखते हैं सॉलिबिलिटी S। मान लो ये भी क्या चीज़ है, सॉलिबिलिटी S। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट KSP किसके बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन मान लो इसकी S है और कंसंट्रेशन इसकी S है, तो सॉलिबिलिटी इसकी कितनी हो जाएगी, S मल्टीप्लाई बाय S। इज इट क्लियर, और हम क्या बोलते हैं, इट इज़ S का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इक्वेशन में या तो KSP की वैल्यू दी होगी या S की वैल्यू दी होगी, तो इन दोनों में से कोई भी आपको एक वैल्यू दी है तो या तो आप KSP निकाल सकते हैं। KSP क्या चीज़ होगी, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट, और S क्या चीज़ होगी, सॉलिबिलिटी। तो आपने देख लेना है कि आपको क्वेश्चन में सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है या सॉलिबिलिटी पूछी है, S निकालने के लिए सॉलिबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है कि सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl इज 1.06 इंटू 10⁻⁻⁵। मान लो ये दिया है आपके पास रिएक्शन में। ठीक है, तो इसी रिएक्शन के लिए हमारे पास S की वैल्यू दे रखी है, अब सॉलिबिलिटी दी है, सॉलिबिलिटी मतलब S की वैल्यू दी है, आपको इस इक्वेशन के लिए सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। तो KSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S इंटू S। तो हम अगर S की वैल्यू 1.06 इंटू 10⁻⁵ है तो Cl के लिए S की वैल्यू भी सेम रहेगी 1.06 इंटू 10⁻⁵। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जो भी वैल्यू निकलेगी वो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, हमारे पास सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कि हम क्या निकाल सकते हैं, या तो हम सॉलिबिलिटी भी निकाल सकते हैं या सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि मान लो आपको पास दिया है FeOH थ्राइस, मान लो ऐसा सॉल्ट दिया है आपको सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए। ठीक है, मैं वैल्यूज नहीं लिख रही हूँ, मैं जनरल बता रही हूँ। तो ये क्या डिसोशिएट हो जाएगा, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव प्लस 3 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव, ऐसा आएगा आपके पास। तो जब आप इसके लिए वैल्यू लिखोगे तो इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन है 0,0, लेकिन जब आपका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है तो अगर इसकी कंसंट्रेशन S है तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स S हो जाएगी। ये ध्यान रखना है आपने। इफ सॉलिबिलिटी इसकी है S तो इसकी कितनी होगी, 3 इंटू S, मतलब ये कंसंट्रेशन सेम है लेकिन 3 मल्टीप्लाई बाय S होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, KSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S इंटू 3S लिखेंगे, लेकिन 3S का 3 क्या इसकी पावर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास, S इंटू 3 3s are 9S³। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 इंटू S³
क्यूब इंटू एस, ये आपने सॉल्व करना है। अब इसमें आप जो भी आपके पास एस की वैल्यू दी होगी आप उसको पुट कर देंगे, तो इसमें से क्या निकल जाएगा आपके पास के एस पी की वैल्यू निकल जाएगी। इज इट क्लियर? तो हमारे पास जो भी इक्वेशन है हमारे पास जैसे भी दिया है हम उसको निकालेंगे। जब हमारे पास सिर्फ 1 1 है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे मैं लिखती हूँ हमारे पास एक और कराया था मैंने Al2SO4 थ्राइस, ये वाला किया था हमने, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इट डिसोशिएट टू फॉर्म 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। इसके लिए Al क्या है? S, SO4 क्या है? S। लेकिन ये Al कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। SO4 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। अब 2s रेज टू पावर क्या हो जाएगा? 2, इसी की पावर कर देनी हमने, और 3s रेज टू पावर क्या हो जाएगा आपके पास? 3। तो KSP की वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी? 2s रेज टू पावर 2 और 3s रेज टू पावर 3। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो भी आपके पास s की वैल्यू है वो पुट करो या KSP की वैल्यू पुट करो, तो आपके पास क्या आ जाएंगे? आपके पास न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब आप देख सकते हैं पेज नंबर 6/39, यहाँ पे दिया आपके पास FeOH थ्राइस, तो KSP किसके कंसंट्रेशन के बराबर हो गया? Fe3 पॉजिटिव और OH3 के बराबर हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन, अगर आप इसको सॉल्व करके देखना, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स फॉर द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और एक और एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या एप्लीकेशन है कि हम क्या निकाल सकते हैं कि आपके पास कोई भी सॉल्ट है वो सॉल्युबल होगा या सॉल्युबल नहीं होगा। इज इट सॉल्युबल और इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन एनी सॉल्यूशन। तो मेरे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मेरे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और एक होता है आपके पास आयनिक प्रोडक्ट। टू प्रिडिक्ट वेदर अ सॉल्ट विल बी सॉल्युबल और नॉट सॉल्युबल इन एनी सॉल्यूशन, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एक होता है आपके पास आयनिक प्रोडक्ट। तो मेरे पास दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट, इफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन आयनिक प्रोडक्ट, if solubility product is greater than ionic product then salt will be soluble, डिजॉल्व हो जाएगा ये उस सॉल्यूशन में। लेकिन दूसरा, इफ solubility product is less than ionic product, मतलब आयनिक प्रोडक्ट क्या है? ज़्यादा। अगर आयनिक प्रोडक्ट solubility प्रोडक्ट लेस है तो सॉल्ट की क्या? सॉल्ट विल प्रेसिपिटेट आउट, सॉल्ट विल प्रेसिपिटेट आउट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, इस वाटर में मैं डाल रही हूँ AgCl। इस सॉल्यूशन के लिए अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है आयनिक प्रोडक्ट से तब तो ये AgCl पूरे की पूरा क्या हो जाएगा? इसमें डिजॉल्व। लेकिन अगर आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो AgCl डिजॉल्व नहीं होगा, इसके क्या बन जाएंगे? छोटे छोटे प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इट विल प्रेसिपिटेट आउट। तो हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से पता कर सकते हैं कि वेदर अ सॉल्ट या स्प्रैंगली soluble salt will dissolve or it will precipitate out. So these are two conditions we can see it can dissolve or it can not dissolve. ठीक है, तो आपकी बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हैं इसके, यू ट्राई ऑल दीज न्यूमेरिकल, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दीज न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको या तो KSP की वैल्यू निकालने को आती है या आपके पास SP की वैल्यू S सॉल्युबिलिटी निकालने की वैल्यू होती है। तो बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स हैं, आप उनको सॉल्व करें। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद another book of BSc second semester. If you have any problem you can contact me or you can write in the comment box and we will solve those problems. Okay.